Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are going to discuss about how to prepare common size balance sheet. Right? Guys, last session में हमने पढ़ा था कि common size balance sheet जो होती है वो vertical analysis होता है, ठीक है. common size balance sheet को हम हिंदी में कहते हैं समानाकार चिट्ठा. मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी फाइनेंशियल एनालिसिस करने की. उन टेक्निक्स के अंदर कॉमन साइज बैलेंस शीट का जिक्र था जिसको हम हिंदी में कहेंगे समानाकार चिट्ठा. एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाते हैं. राइट. कंपेरेटिव बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था गाइस, ठीक उसी तरह ही हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा, लेकिन कॉलम्स का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है. कॉलम्स के अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी तब हम डिस्कस करेंगे. जैसे बैलेंस शीट के अंदर ये जो बैलेंस शीट बनेगी 10 चैप्टर के अंदर, वो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमारी बन रही है. ठीक है. जिसमें फर्स्टली हमारा आ रहा है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज एसेट साइड. तो लायबिलिटी साइड जो है आपका सबसे पहले आएगा. लायबिलिटीज का टोटल करेंगे आप, देन उसके बाद आप एसेट्स लिखेंगे जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं. ठीक है. जितनी भी बिजनेस ने एसेट्स ली हुई हैं, चाहे वो एसेट्स अपनी करंट एसेट्स हैं चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, दोनों ही एसेट्स का कंसिडरेशन हम एसेट साइड में करेंगे. एंड लायबिलिटीज के बाद हम एसेट्स को नोट डाउन करेंगे. तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर जैसे हमने जो लायबिलिटीज हमने पहले लिखी थी एज इट इज हमने कॉमन साइज में लिखना है. एंड जैसे हमने कंपेरेटिव में एसेट्स का डिस्कशन किया था, ठीक वैसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर भी हम लायबिलिटी का वैसे ही कंसिडरेशन करेंगे. सो आज हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट के बाद सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस. जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में है. 5th और 6th क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, और सेम एज इट इज हैं. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा टिपिकल है 5th क्वेश्चन के कंपैरेटिव. तो मैं 6th क्वेश्चन आपको कराऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट. क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? 2 कंपनीज की बैलेंस शीट दी हुई है, कंपनी ए एंड कंपनी सी. राइट. तो इससे रिलेटेड आपको क्या बनाना है? समानाकार चिट्ठा बनाना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है. अब हम देखते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होता है. गाइज, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी फाइनेंशियल एनालिसिस की, वित्तीय विश्लेषण की, जो मैंने तकनीकें आपको पढ़ाई थी. फर्स्ट था उसमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम सीख चुके हैं बनाना. कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या बनाया था? 2 स्टेटमेंट्स बनाई थी. फर्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड सेकंड वन इज कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकंड वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसको हम हिंदी में कहेंगे समानाकार वित्तीय विवरण. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं गाइस. जैसे हमने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 टाइप्स का बनाया था, ठीक वैसे ही हम इसमें बनाएंगे. फर्स्ट वन इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड सेकंड वन इज कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस को आप एक अनदर नेम से भी जानते हैं, डेट वन इज इनकम स्टेटमेंट. राइट. हम इसको इनकम स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है किसी भी कंपनी का या बिजनेस का, उसके अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसके बारे में डिस्कशन होता है कि कंपनी को ईयर एंड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है. तो प्रॉफिट या लॉस का कंसिडरेशन करना एक इनकम ही होती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, और इनकम के बेसिस पे ही या प्रॉफिट के बेसिस पे ही इनकम टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. राइट. तो जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतना ही आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर कम प्रॉफिट होता है तो कम आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है. राइट. एक चीज और है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये कौन सा एनालिसिस था?
हॉरिजेंटल एनालिसिस था। हॉरिजेंटल एनालिसिस का मतलब क्या था कि हम रो वाइज कैलकुलेशंस करते थे, लेकिन कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल का मीनिंग क्या होता है कि हम कॉलम वाइज कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हॉरिजेंटल एनालिसिस है एंड जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो वर्टिकल एनालिसिस है। तो एक नंबर में एग्जाम के अंदर आपका डिफरेंस भी आ सकता है कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण और समानाकार वित्तीय विवरण में क्या अंतर है, ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। गाइस, कॉमन साइज स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी 2 टाइप्स की होती हैं कंपैरेटिव की तरह। ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल एनालिसिस होता है, लेकिन जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती हैं वो हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है। तो वर्टिकल एनालिसिस जो हम करेंगे वो हम कॉलम वाइज करेंगे, जो कैलकुलेशंस होंगी वो कॉलम वाइज रहेंगी। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हमारी 2 स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। फर्स्ट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड सेकेंड वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या हम इसको कहेंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्या क्या इसमें कंटेंट्स आते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, ठीक वैसे ही रहेंगे जैसा कि हमने कंपैरेटिव में किया था। ठीक है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए इसके अंदर आपके कितने कॉलम्स बन रहे हैं? 6 कॉलम बन रहे हैं, जैसे कि आपने कंपैरेटिव में भी किया था, लेकिन ये जो कॉलम है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स का, ठीक वैसे ही रहेगा जैसा कि हमने कंपैरेटिव में किया था। नोट नंबर, नोट नंबर का मतलब क्या है? वर्किंग नोट। ठीक है, जो भी आपको नोट नंबर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर वो इसमें आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन होगी वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद है एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर भी आएगा और करंट ईयर भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको 2016 का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और 2017 का आपको करंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे करंट और प्रीवियस का? पिछला साल जो होता है वो प्रीवियस ईयर कहा जाएगा, पास्ट ईयर बोला जाएगा, एंड जो करंट ईयर दिया हुआ है, जो नया साल है, उसको हम करंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट है। एब्सोल्यूट अमाउंट का जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर का भी रहेगा और करंट ईयर का भी रहेगा। एब्सोल्यूट अमाउंट का मतलब ये होता है गाइस कि एक्चुअल अमाउंट क्या है। ठीक है, उस कंपनी की एक्चुअल अमाउंट क्या है। उसके बाद है परसेंटेज का कॉलम, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, क्या है आपका? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट आपकी आएगी, जो बनेगी, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटीज होंगी चाहे वो एसेट्स होंगी, उसके टोटल के बेसिस पे, जैसे आप टोटल कैसे करते हो? कॉलम वाइज टोटल करते हो ना, तो कॉलम का टोटल करके उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल आप निकालेंगे उससे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चन के अंदर करके दिखाऊंगी। तो परसेंटेज भी आपको किसका निकालना है? प्रीवियस ईयर का, मींस 2016 आपका प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, एंड करंट ईयर का, करंट ईयर आपका 2017 दिया हुआ है। 31 मार्च डेट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी या जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा वो एंडिंग पे बनाया जाता है, ईयर एंडिंग पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके कॉलम्स रहेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, किसकी बनानी है? ए और सी की। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको कंटेंट्स दिखा देती हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जैसे आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट में था, ठीक वैसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर दिया वही टर्म्स है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहले ये सारा लायबिलिटी का होगा, आपका लायबिलिटी का टोटल करेंगे, फिर आपका एसेट्स का टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दी हुई है, ठीक है। अब कौन सा ईयर है ये, 2016 है, और ये कौन सा है, 2017 है, ठीक है। 16 का जो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोनों में 17 लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाला क्या है आपका 16 वाला ईयर है ए लिमिटेड का, और 2017 जो है आपका कौन सी कंपनी का है, सी लिमिटेड का, ठीक है। तो देखिए शेयर कैपिटल आपकी दी हुई है किसकी, ए लिमिटेड की 3 लाख रुपीज, और सी लिमिटेड की कितनी दी हुई है, 5 लाख रुपीज। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिया हुआ है, ठीक वैसे ही। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है। ये सब वही है ना जो टर्म्स हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में पढ़ी थी, ऐसे ही एसेट्स का टोटल दिया हुआ है, ठीक है। एसेट्स भी आपकी क्या है, नॉन करंट, इसमें फिक्स्ड टेंजिबल आ गई। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब ऐसे फिक्स एसेट जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ने जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इनके अलावा अदर कोई एसेट बच गई, वो हमारी आ गई अदर करंट एसेट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है नोट नंबर, क्या दिया हुआ है, नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है गाइस। नोट्स टू अकाउंट का मतलब ये है कि नोट नंबर, ये जो आपका नोट नंबर का कॉलम था ना, ये सेकंड जो कॉलम है आपका नोट नंबर, इसके रिगार्डिंग आपको वर्किंग नोट दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी टोटल कितने की है, ध्यान से देखिए, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो आपकी टोटल है 2 लाख की, ठीक है। किसकी है, 2017 की, लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 का दिया, क्योंकि ए लिमिटेड जो है वो 2016 का साल है, तो ये भी क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये करेक्शन कर लिया है, जो गलती से 17 दिया हुआ था ये एक्चुअल में हमारा 16 का है ए लिमिटेड का। गाइस ए लिमिटेड का जो डेटा है वो 2016 से रिलेटेड है, और सी लिमिटेड का जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, 2017 से रिलेटेड है। अब ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी कितनी है, बैलेंस शीट के अंदर कितनी दी हुई है लॉन्ग टर्म बोरिंग, ए लिमिटेड की 2016 की कितनी दी हुई है, 2 लाख की, और सी लिमिटेड की 2017 की कितने की दी हुई है, 3 लाख की। अब ये जो 2 लाख आया है ए लिमिटेड का और सी लिमिटेड का जो 3 लाख रुपए आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है, इसके बारे में वर्किंग नोट दिया हुआ है, ठीक है। 2 लाख रुपए में से 75,000 तो कंपनी ने बैंक से उधार लिया है, और 1,25,000 जो है कंपनी ने किससे उधार लिया है, डिवेंचर्स के थ्रू लोन लिया है, ठीक है। ऐसे ही सी कंपनी ने, देखिए सी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो कितनी है, 3 लाख की। अभी 3 लाख रुपए कैसे आया है, 1 लाख रुपीज जो है वो बैंक से लोन लिया है कंपनी ने, सी लिमिटेड ने जो है वो कंपनी बैंक से कितना लोन लिया है, वो 1 लाख का, और डिवेंचर्स के थ्रू कितना लोन लिया है, 2 लाख का, तब जाके टोटल 3 लाख है। तो क्वेश्चन के अंदर जो हम सॉल्यूशन करेंगे गाइस, तो सॉल्यूशन में हम लॉन्ग टर्म बोरिंग को डायरेक्ट 2 लाख और 3 लाख नहीं दिखाएंगे, हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे कि बैंक से 75,000 का लिया और डिवेंचर्स का 1,25,000 का, तब जाके 2 लाख रुपए आया, ठीक है। तो ऐसे हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे, सॉल्यूशन में वर्किंग नोट का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो हम सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मेट के अंदर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे, अलग अलग लिखोगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है आप ये बताओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो बैंक से कितने की ली है, 75,000 की, और डिवेंचर्स के थ्रू 1,25,000 की। ऐसे ही जो सी लिमिटेड की है लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख की, वो 3 लाख लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, लॉन्ग टर्म बोरिंग की जो है वो बैंक से कितने की ली है, सी लिमिटेड ने 1 लाख की, और डिवेंचर्स के थ्रू कितने की ली है, वो 2 लाख की, तब जाके 3 लाख आया, ठीक है। ऐसे ही आपकी अदर करंट एसेट्स हैं, ध्यान से देखिए, अदर करंट एसेट्स हमारी कितनी है, 1,50,000, और सी लिमिटेड की कितनी है, 50,000, ठीक है।
तो अदर करंट एसेट में कुछ नहीं लिखा होगा कि कौन सी अदर करंट एसेट है, तो वर्किंग नोट में क्या लिखा गया कि अदर करंट एसेट जो है ये आपकी कौन सी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, मतलब ऐसे खर्चे जो आपने एडवांस में ही दे, खर्चा हुआ नहीं है लेकिन आपने पहले से ही पे कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका एडवांस हो गया, इसलिए आपकी करंट एसेट में आ गया, ठीक है। देखिए 1,50,000 को आपने किससे नाम दे दिया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, 1,50,000 और 50,000। तो आप अदर करंट एसेट लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे, अदर करंट एसेट के अंदर जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो 1,50,000 का है 16 का, और 17 का कितना है 50,000 का, ठीक है। तो गाइज अब हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर जो फॉर्मेट दिया हुआ था, जो डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज हमने सॉल्यूशन में नोट डाउन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ भी हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, तब जाके हमारे, देखिए 4 कॉलम तो आपको पहले से ही दिए हुए ना, ठीक है। ये जो डेटा है वो आपको दिया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करना है। ध्यान से देखिए, ये जो आपकी अमाउंट दी हुई है ये आपकी क्या है, एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट ही आपकी क्या होती है, एब्सोल्यूट अमाउंट होती है। तो 2 कॉलम तो इधर से हो गए आपके, ठीक है। तो टोटल कॉलम कितने होते हैं, 6 कॉलम होते हैं। तो 4 कॉलम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ऑलरेडी है ना गिवन, तो आपने लिख दिया। तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। और ध्यान से देखिए, जो अदर करंट एसेट है, वर्किंग नोट 2 था ना हमारा, अदर करंट एसेट का नंबर 2 था, तो हम नोट नंबर के कॉलम में अदर करंट एसेट जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसके सामने आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं और ये हम एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जो 4 कॉलम्स थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। एज इट इज हमने लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाया था लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्वेश्चन के अंदर जो इसकी जो ए लिमिटेड है 2016 की, वो टोटल कितना दिया हुआ था, 2 लाख का। अभी 2 लाख कैसे आया, हमने डायरेक्ट 2 लाख लिखने के बजाय हमने अलग अलग लिख दिया कि कंपनी ने, ए लिमिटेड कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है वो 75,000 का है लॉन्ग टर्म बोरिंग में से, और डिवेंचर्स का कितना है, 1,25,000 का है, ठीक है। और ऐसे ही हमने क्या किया, अदर करंट एसेट जो दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा वर्किंग नोट जो यहाँ पे दिया हुआ था हम इसके सामने लिख देते हैं, अदर करंट एसेट का वर्किंग नोट दिया था तो अदर करंट एसेट के सामने क्या लिख देते हैं नोट नंबर में, क्योंकि ये नोट नंबर 2 था, ठीक है। तो नोट नंबर 2 था, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अदर करंट एसेट कौन सी एसेट थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, ठीक है, 1,50,000। ऐसे ही हमने 2017 जो सी लिमिटेड का है, एज इट इज डिटेल जो क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई थी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब ध्यान से देखिए गाइस, एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट ही तो एब्सोल्यूट अमाउंट होती है। अब आपको क्या निकालने हैं, ये 2 कॉलम्स के अंदर क्या निकालने हैं, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बैलेंस शीट टोटल मीन्स लायबिलिटी का अलग निकलेगा और एसेट्स का अलग निकलेगा, ठीक है। लायबिलिटीज का अलग निकलेगा और एसेट्स जो आपके दिए हुए हैं वो इसका अलग दिखेगा। ये क्या, लास्ट कॉलम हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल है, तो लायबिलिटी का हमारा टोटल कितना है, 12 लाख, इसके बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। और एसेट के कॉलम का टोटल कितना है, 12 लाख। इसीलिए हम इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि जो हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, जो बेस लेते हैं हम, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम एनालाइजेशन करते हैं, जो हम विश्लेषण करते हैं, वो कॉलम बेसिस पे करेंगे। तो ये वर्टिकल एनालिसिस आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है, 31 मार्च 2016 किसका है, ए लिमिटेड का, और 31 मार्च 2017 ये किसका है, सी लिमिटेड का, ठीक है। तो अब हमें ये करना है, ये हम कैसे करेंगे, नाम से ही क्लियर है, इसी में ही आपका फॉर्मूला छिपा हुआ है। देखिए स्टार्ट। तो गाइज देखिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। देखिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, इसका क्या फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, प्रीवियस ईयर अमाउंट, जो प्रीवियस ईयर के अमाउंट है, ठीक है, जैसे
2016 की जो अमाउंट है आपकी, ठीक है। प्रीवियस ईयर अमाउंट डिवाइड बाय लायबिलिटीज, या अगर आप लायबिलिटीज का टोटल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे लायबिलिटीज टोटल अमाउंट, अगर आप एसेट का टोटल लिख रहे हैं तो एसेट टोटल अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, जो ये जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस ईयर अमाउंट, इसका मतलब ये है अगर आप प्रीवियस का मतलब 2016 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2016 की अमाउंट आएगी। अगर आप यहाँ पे करंट ईयर का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे करंट ईयर अमाउंट आएगी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो बैलेंस शीट टोटल का जो परसेंटेज निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय लायबिलिटीज टोटल और एसेट्स टोटल अमाउंट इनटू में 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज का नाम का आप 100 लगाएंगे। अब देखिए अब आप कैसे करेंगे, तो आप अब देखिए, आप परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल किसका निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं। 2016 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। किसका है ये, ए लिमिटेड का, और 2017 जो है वो कौन सी कंपनी का है, सी लिमिटेड का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर आप प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लेंगे फॉर्मूले में, प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर अमाउंट आपकी क्या है, 3 लाख, ठीक है। डिवाइड बाय आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी है आपकी, शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, तो आप लायबिलिटी टोटल अमाउंट लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, लायबिलिटी का जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो डिवाइड में आप क्या लिखेंगे, 12 लाख, परसेंटेज का 100, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 50 से 50 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 तो 3 2 और ये आपका आ गया 25%। कितना आ गया ये आपका, 25%। अगर मैं 25% को 25.00 लिख दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 2017 का भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ लाइव, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, 2017 का करंट ईयर है, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, करंट ईयर अमाउंट, ठीक है। करंट ईयर अमाउंट हमारी कितनी है शेयर कैपिटल की, 5 लाख रुपीज, तो आप लिखेंगे 5 लाख डिवाइड बाय क्या लिख रहे हो, क्योंकि आप शेयर कैपिटल का कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, शेयर कैपिटल का कर रहे हो यार। अब ध्यान से देखिए, जो आपकी शेयर कैपिटल है ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, तो डिवाइड में आप क्या लिखेंगे, लायबिलिटी का टोटल। लायबिलिटी का टोटल हमारा कितना है, 12 लाख, परसेंटेज का 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आया, जब आप कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है आपको काट के दिखाने का, आपका आएगा 31.25%, ठीक है गाइस। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है ना, ऐसे ही जितने भी हमारी लायबिलिटीज हैं उसका निकल जाएगा लायबिलिटी टोटल के बेसिस पे। लेकिन ध्यान रहे, आपका जो टोटल है वो 100 आना चाहिए हमेशा। क्या आना चाहिए, हमेशा 100% आना चाहिए, ठीक है। और 100% कैसे आना चाहिए, जब आप इनका टोटल करेंगे ना, जैसे जो भी आपने कैलकुलेशन कर लिया कि शेयर कैपिटल का है, नॉन करंट लायबिलिटी का है, जैसे अब आप निकालेंगे तो इनका आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल 100% आना चाहिए। अगर आपका टोटल 100% नहीं आया है, इट्स मीन आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग है। अब मैं आपको एसेट का भी करके दिखा देती हूँ। एसेट का आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपकी दी हुई है एसेट, पहले नॉन करंट एसेट दिए, फिक्स एसेट है आपकी 5 लाख की। आप देखिए फिक्स एसेट का निकालेंगे, क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल निकाल रहे हो फिक्स एसेट का। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो तो प्रीवियस ईयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 5 लाख डिवाइड बाय एसेट का निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आपकी फिक्स एसेट क्या है, एसेट का टोटल के अकॉर्डिंग आएगा। एसेट टोटल है आपका कितना, 12 लाख इनटू में 100। ऐसे ही आप
जो करंट ईयर है करंट ईयर का निकालें। करंट ईयर का अगर आप निकाल रहे हो तो करंट ईयर को पहले लोगे डिवाइड बाय एसेट टोटल। एसेट टोटल यहाँ पे कितना है 16 लाख, तो डिवाइड में आप क्या करोगे 16 लाख करोगे इनटू में 100। गाइस देखिए ये जो आपका था करंट ईयर का जो आपने निकाला है शेयर कैपिटल का, ठीक है, तो ये आपको डिवाइड में क्या करना है 16 लाख करना है, क्योंकि आप किसका निकाल रहे करंट ईयर का निकाल रहे हो तो करंट ईयर की लायबिलिटी का टोटल आपको लिखना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आपने अगर एसेट का किया है फिक्स एसेट का तो आप क्या करोगे प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो ना, प्रीवियस ईयर की अमाउंट क्या है 5 लाख डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की एसेट का टोटल लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप करंट ईयर का निकाल रहे हो तो करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय करंट ईयर एसेट टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन रहेगा। तो ऐसे ही आप सब निकाल लेंगे। तो आप अब इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 41.67% और इसका आप निकालेंगे तो आपका आएगा 37.50%। अगर आप परसेंट ना भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, इट्स मीन आपकी ये जो भी निकलेंगी अमाउंट वो परसेंट। ऐसे ही इसका टोटल भी 100 रहेगा और इसका टोटल भी 100% रहेगा जो आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे करके दिखाती हूँ, अभी सबकी हम ऐसे ही एज इट इज कर लेंगे। अब देखिए ये मैंने सबका कैलकुलेट कर लिया है, ठीक वैसे ही कैलकुलेट किया है जैसा हमने पहले किया था। देखिए गाइस, उसके बाद हमने ऐसे ही रिजर्व्स एंड सरप्लस का निकाल लिया। ठीक इसी फॉर्मेट को हमने यूज किया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसका टोटल 100 बैठ रहा है, इसका भी टोटल 100% आना चाहिए, इनका भी टोटल 100% आना चाहिए एसेट्स का, और करंट ईयर की जो एसेट्स हैं इसका भी टोटल आपका 100% आना चाहिए। तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट निकालने के लिए। और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो 2 टाइप से बन सकती है, 2 टाइप से होती है। कॉमन साइज बैलेंस शीट अभी हमने बनाने सीखी है, तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे। देखिए ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके ये सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।